बच्चों, आज जो हम पढ़ने चले हैं, हमारा आज का टॉपिक है मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। क्या है टॉपिक बताइए? मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानवीकरण, ठीक है। मानव का प्राकृतिकरण पहले हम लोग जानते हैं। मानव भौतिक वातावरण के अंतर संबंधों में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, कहता है कि मानव भौतिक वातावरण के अंतर संबंधों में प्रौद्योगिकी का अंग्रेजी सब जानते होंगे, लेकिन हिंदी बहुत कम जानते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं टेक्निकल सब बोलता है, लेकिन उसका हिंदी क्या होता है? प्रौद्योगिकी। क्या होता है? प्रौद्योगिकी। तो इस टेक्निकल की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव के इस पृथ्वी पर अवतरित मतलब पैदा होना, अवतरित होने के बाद से मानव अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता आया है। अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या होता है, समझिए। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है, अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है आपसी संबंध बना करके कोई क्रिया करना। बात समझ में आ रहा है ना? कोई काम करना, तो वही है आपको अन्योन्य क्रिया। किसी समाज की प्रौद्योगिकी उसके सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक है। मानव अपनी अर्जित की गई प्रौद्योगिकी की सहायता से अपनी आवश्यकताओं की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। अब देखिए, मगध के बारे में हम हिस्ट्री में जरा चलते हैं। मगध के बारे में आप पढ़े थे बैक की क्लास में, तो वहां पर आप देखे थे कि मगध सबसे शक्तिशाली था, और उसको शक्तिशाली होने का कारण क्या क्या देखे थे आप? जैसे कि आप लोहा का व्यापार होता था, लोहा से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता था। तो आप चलिए, बहुत सारा रीजन था, लेकिन हम खास तौर पर लोहा की खानों पर बात करेंगे और लोहा के माध्यम से जो सामान बनता था उस पर बात करेंगे। तो लोहा से जो सामान बनता था उसके कारण से मगध को सबसे शक्तिशाली माना गया। यानी कि आप लोहे के खान से, वहां के टेक्निकल से, वहां की प्रौद्योगिकी से उस समाज का, उस साम्राज्य का आप लेवल समझ जाते हैं कि इसका लेवल, इसका मतलब अच्छा होगा। जब लोहा का टेक्निकल देखे आप कि लोहा का विभिन्न प्रकार का सामान बन रहा है, तो उस टेक्निकल से आप समझ गए कि यहाँ पर तकनीकी का विकास हुआ था। बात समझ में आ रहा है ना? तो वही यहाँ पर एक लाइन दिख रहा है, किसी समाज के प्रौद्योगिकी उनके सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होता है। सूचक मतलब सूचना देने वाला, ठीक है ना? चलिए, मानव अपनी अर्जित की गई प्रौद्योगिकी की सहायता से अपनी आवश्यकताओं की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। सही बात है। मानव जो है अर्जित की गई प्रौद्योगिकी की सहायता से आवश्यकताओं की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। यानी कि मानव के पास जो कोई भी काम करने का जो टेक्निकल है, हुनर है, उस हुनर से अपनी जरूरत की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? वही बात यहाँ लिखा है कि मानव अपनी अर्जित की गई प्रौद्योगिकी, यानी कि मानव जो अर्जित किया था, अर्जित मतलब अर्जित करने का मतलब किसी चीज को सीखना, सीख करके ज्ञान प्राप्त करना। तो मानव जो ज्ञान प्राप्त किया रहता है, उससे जो अपनी जरूरत की वस्तुओं का निर्माण करता है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना? कि मानव अपनी अर्जित की गई प्रौद्योगिकी सहायता से अपनी आवश्यकताओं की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। मानव ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही अपने अर्जित प्रौद्योगिकी के स्तर को प्राप्त किया है, जो कि निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट है। उदाहरण एक देख लीजिए, घर्षण। जानते होंगे आप लोग घर्षण। आप जो वर्षा के समय में देखते होइएगा कि जब कीचड़ हो जाता है सड़क पर, तो आप क्या तेजी से चल पाते हैं? नहीं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि आपके पैरों में घर्षण नहीं होता है। यानी कि आपको या किसी भी वस्तुओं को आगे बढ़ने के लिए उसको घर्षण आवश्यक होता है। इसलिए जब साइकिल के टायर का ग्रिप खत्म हो जाता है, ग्रिप का मतलब वो जो बना हुआ रहता है ना गोटी के जैसे टायर में, अगर वो घिस जाता है तो वो साइकिल ज़्यादा आगे नहीं भाग सकता है। कभी कभी देखिएगा कि बरसात के समय में जब कोई ट्रक या ट्रैक्टर जब फंस जाती है और अगर उसका चक्का पूरा प्लेन हो जाता है, तो वो चक्का क्या होता है? तेजी से घूमता रहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो चक्का में, टायर में क्या होना चाहिए? ग्रिप होना चाहिए। ठीक उसी तरह से
आप जो चप्पल अगर हवाई चप्पल पहनते हैं या कोई भी चप्पल पहनते हैं, यदि उसका ग्रिप नीचे से घिस गया होता है तो आप फिसलन पर जाते हैं, तो फिर आपका क्या होता है जानते हैं ना, क्या होता है, आप गिर जाते हैं। मतलब आप आगे बढ़ने के बजाय, आप बढ़ते तो आगे हैं लेकिन आगे बढ़ने के बजाय गिरने लगते हैं। यानी क्यों गिरने लगते हैं? क्योंकि आपके पैरों में धरती से घर्षण नहीं बन रहा है। इसीलिए साइकिल को भी आगे बढ़ने के लिए, टायर को आगे बढ़ने के लिए या मनुष्य को पैदल चलने के लिए घर्षण की जरूरत होती है। सांप को आप अच्छा खासा ये जो होता है टाइल्स लगे हुए फर्श पर उसको चलने के लिए छोड़ दीजिए, वह तेजी से नहीं चल पाएगा क्योंकि उस पर घर्षण उसको नहीं होता है। वहीं रुखड़ा संकड़ा वस्तु होगा, संकड़ा स्थान होगा तो वहां पर सांप बड़ी तेजी से भाग सकेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पनाओं ने मानव को अग्नि को खोजने में सहायता की। सही बात है, जब पत्थर से पत्थर घिसा तो उससे हीट पैदा हुआ, यानी कि ऊष्मा पैदा हुआ, और जब ऊष्मा पैदा हुआ तो इससे मानव ने किसका आविष्कार कर दिया? अग्नि का आविष्कार कर दिया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो बताइए, हिस्ट्री का एक प्रश्न है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ है? नहीं, अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? किस काल में हुआ है? पूरा पाषाण काल में हुआ है। और ये जो पाषाण काल था, पत्थर का काल था, उस समय पत्थर में पत्थर घिसने से, पेड़ में पेड़ टकराने से जो घर्षण पैदा हुआ, उस घर्षण से आपको जो सो अग्नि का आविष्कार हुआ। डीएनए, ठीक है, डीएनए के बारे में बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए, डीएनए तथा आनुवंशिकी के रहस्यों की खोज से मानव ने अनेक बीमारियों से विजय प्राप्त किया। यानी कि डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की खोज से जो है मनुष्य ने अनेक प्रकार की बीमारी पर भी विजय प्राप्त कर लिया। बात समझ रहे हैं ना? आइए अब उदाहरण 3 को हम लोग जरा देखते हैं। तो घर्षण समझ गए ना? चलिए, वायु गति संबंधी नियमों को समझने के बाद मानव ने तीव्र गति से चलने वाले वायुयानों की खोज कर डाली। ठीक है, जैसे मानव अपनी प्रौद्योगिकी मतलब अभी जस्ट बताए थे, टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी। तो जैसे मानव ने अपनी टेक्नोलॉजी का विकास करता जाता है, वैसे मानव भौतिक वातावरण की बंदिशें कम होती जाती है। अब बंदिश समझते होंगे आप लोग। बंदिश मतलब बंधा हुआ, बंदिश मतलब बंधा हुआ। कहने का मतलब ये है कि मानव जैसे टेक्निकल का विकास करता जाता है, वैसे भौतिक वातावरण की बंदिश कम होती जा रही है। मतलब भौतिक वातावरण से लोगों का संबंध जो है ना, वो कमता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कमता जा रहा है। वही बात बता रहा है यहाँ पर। मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की आरंभिक अवस्था में आदिम मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित रहा था। सही बात है। मानव जिस समय आदि मानव के रूप में था, उस समय तो टेक्निकल का जमाना नहीं था, टेक्निकल विकसित नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं न था। तो मानव प्रौद्योगिकी वातावरण के अंतर संबंधों की आरंभिक अवस्था में आदि मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित था। मतलब पहले के लोग प्रकृति से जुड़ा हुआ था। कुछ भी उसको प्राप्त करना है, कुछ भी खोज करना है, तो वह प्रकृति से ही खोज कर लेता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अभी लोग प्रकृति को छोड़ करके वह किधर की तरफ भाग रहा है? टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहा है। किधर भाग रहा है? टेक्नोलॉजी की तरफ। मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की आरंभिक अवस्था में आदि मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित रहा था एवं मानव के सभी क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का पूर्ण नियंत्रण था, जिसका प्रमुख कारण था कि आदिम मानव समाज की प्रौद्योगिकी का स्तर अति निम्न था। मतलब पहले के लोग जो आपको प्राकृतिक वातावरण पर पूर्ण रूप से निर्भर था, उसका कारण क्या रहा है? तो पहले के समय में टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था। बात समझ रहे हैं ना? टेक्नोलॉजी का जो स्तर था वो बिल्कुल ही नहीं था, निम्न था, मतलब बहुत ही कम था। और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः दास रूप में कार्य करता था। दास का मतलब क्या होता है? सेवक होता है। क्या होता है? सेवक होता है। एवं प्राकृतिक शक्तियों को एक शक्तिशाली बल, पूजनीय और सत्कार योग्य मानता था। ठीक है, चलिए
पूर्णतः दास के रूप में कार्य करता था एवं प्राकृतिक शक्तियों को एक शक्तिशाली बल, पूजनीय एवं सत्कार योग्य मानता था। साथ ही अपने सतत पोषण के लिए अपने प्राकृतिक वातावरण में प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। इस प्रकार आदि मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुरूप ढाल दिया। इसी प्रक्रिया को हम लोग मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। अब समझेंगे हम लोग कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है। समझिए, मानव का प्राकृतिकरण का मतलब हुआ मानव जो है अपनी सारी जरूरतों के लिए प्रकृति से जुड़ जाना और प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखना, प्रकृति पर आधारित हो जाना, उसे ही हम लोग कहते हैं मानव का प्राकृतिकरण। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए। ठीक है, मतलब मानव जो है अपनी सारी जरूरतों के लिए जो प्रकृति की तरफ भागेगा, प्रकृति की तरफ जो आकर्षित होगा, उसे ही हम लोग मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, लेकिन क्या अभी का समाज जो है, अभी के लोग जो है वो प्रकृति की तरफ भागता है? टेक्नोलॉजी की तरफ भागता है। बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सही बोले आप। तो जब टेक्नोलॉजी की तरफ भागेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मानवीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? मानवीकरण। मध्य भारत के अबूझ मार क्षेत्र के वन क्षेत्रों में निवासित वेंदा याद रखिएगा, क्या है? वेंदा नामक आदिम जनजाति आज भी अपने प्राकृतिक पर्यावरण को एक शक्तिशाली और पूजनीय कारक मानते हुए उसके साथ पूर्ण सामंजस्य बनाए हुए हैं। वर्तमान में विश्व के अनेक भाग में निवासित आदिम जनजातियां निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी रखने के कारण प्रकृति के आगे नतमस्तक होकर अपना जीवन यापन करती है। चलिए, जो महत्वपूर्ण बात होगा उस पर ही हम चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण नहीं होगा उसको हम लोग छोड़ करके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद है जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने आदि मानव समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के मध्य इस प्रकार के अंतर संबंधों को जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजल, अब याद रखिएगा कि रेटजल जो थे वो किस देश के निवासी थे? जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के। क्या नाम था उनका? रेटजल। रेटजल ने पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया। पर्यावरण निश्चयवाद, यानी कि अगर आपसे पूछे कि निश्चयवाद का जो है जनक किसको कहा जाता है? रेटजल को। और रेटजल कहाँ के निवासी थे? जर्मन के। इसके बाद है कुमारी एलन सैम्पल ने इस विचारधारा के संदर्भ में लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह पृथ्वी का बच्चा मात्र है, वरन यह पृथ्वी उसकी माता है। इसने मानव का भरण पोषण करने के साथ उसे मातृत्व प्रदान किया है। मानव के कार्यों को निर्देशित कर, समस्याओं को उत्पन्न कर, शारीरिक बल और बुद्धि को बढ़ाया है तथा पृथ्वी के प्रत्येक कण मानव की हड्डियों और ऊतकों, मस्तिष्क और आत्मा में समाया हुआ है। यह आपको कुमारी एलन सैम्पल का कहना था और ये सब ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सैम्पल के पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा यह मानती है कि मानवीय क्रियाकलाप प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। मानव अपने सभी क्रियाकलापों के लिए प्राकृतिक वातावरण से बंधा हुआ है तथा मानव के जीवन यापन के ढंग प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्धारित है। तो आगे है कि सैम्पल के पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा यह मानती है कि मानवीय क्रियाकलाप प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। मानव अपने सभी क्रियाकलापों के लिए प्राकृतिक वातावरण से बंधा हुआ है तथा मानव के जीवन यापन के ढंग प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी कि मानव के जो भी जीवन यापन के ढंग है, अब जैसे कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोग या मेघालय में हमेशा उस तरह के वस्त्र ही पहनते हैं जो कि आपको गर्मी पैदा करने वाला हो। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का जलवायु कैसा है? ठंडा है, जिसके कारण से लोग अपना जीवन यापन का ढंग भी उसी तरह का बना के रखा है जैसा कि वातावरण है। अभी हम लोग बनियान पहन के भी रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का वातावरण वहाँ से अलग है, गर्म है, इसलिए हम लोग जो है तो वही कहता है यहाँ पर ये बात लिखा है कि मनुष्य जो है अपने जीवन यापन का ढंग जो है वह प्राकृतिक वातावरण के द्वारा निर्धारित करते हैं। बात समझ में आया? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति का मानवीकरण। क्या पढ़ेंगे? प्रकृति का मानवीकरण। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को भली भांति समझने लगते हैं। मतलब समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण को और प्राकृतिक बलों को भली भांति समझने लगते हैं। वे अधिक सक्षम
प्रौद्योगिकी का विकास कर अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी करते हैं। आधुनिक मानव इसी सक्षम प्रौद्योगिकी के बल पर पर्यावरण से विभिन्न संसाधनों को मनमाने ढंग से उपयोग करता है तथा संसाधनों के उपयोग में प्रौद्योगिकी ने ही अनेक संभावनाओं को जन्म दिया। मानव भूपटल के अधिकांश भागों पर सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण कर वहां अपना छाप छोड़ता चला जाता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रकृति पर मानवीय प्रयासों की छाप पड़ते जाने से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। तो मानवीकरण के बारे में हम आपको पहले ही बता दिए, क्या बताए थे कि जब प्रकृति मनुष्य जो है प्रकृति को छोड़ करके मानव के टेक्नोलॉजी के तरफ भागता है तो उसको हम लोग प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। और जब मानव प्रौद्योगिकी को छोड़ करके प्रकृति की तरफ भागेगा तो उसे हम लोग मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद है आपको इस संदर्भ में भूगोलवेत्ताओं ने दो संकल्पनाओं का प्रतिपादन भी किया है। पहला है संभववाद, है ना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ते रहने से मानव ने प्राकृतिक वातावरण पर निर्भरता की स्वीकारना कम कर दिया। इस संदर्भ में सर्वाधिक योगदान फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने किया। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने यह माना कि किसी प्रदेश या भूखंड के प्राकृतिक वातावरण में मानव के कई प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई है। मानव अपनी बुद्धि और चातुर से, चातुर का मतलब क्या होता है? चालाकी। क्या होता है? चालाकी। चातुर से सर्वोत्तम संभावनाओं को चुनाव कर लेता है। इस प्रकार प्रकृति की सत्ता सर्वशक्तिमान नहीं रह जाती और मानवीय छांट या चयन को महत्व प्रदान किया जाता है। इसके बाद है संभववादी विचारधारा के विकास में निश्चयवादी विचारधारा का कट्टरपन तथा पृथ्वी के कुछ भागों पर मानव की वैज्ञानिक प्रगति को प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। अब देखिए, एक वर्ड है कट्टरपन। कट्टरपन का मतलब क्या होता है? कट्टरपन का मतलब होता है कठोर राजनीतिक, आर्थिक और सुधारों के पक्षधर। मतलब वह ऐसा पक्ष लेने वाला व्यक्ति जो बिल्कुल कठोर हो, पत्थर के जैसा उसका दिल हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो वो कठोर टाइप का व्यक्ति हो, उनके अंदर जो है सो दया की भावना बहुत कम हो। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कट्टरवादी कहते हैं। जैसे सुनते हुए कट्टरवादी हिंदू, कट्टरवादी मुस्लिम, मतलब उसके प्रति बिल्कुल कठोर है, थोड़ा भी झुकने वाला नहीं है, उसको कहते हैं हम लोग कट्टरवादी। क्या कहते हैं? कट्टरवादी कहते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी कुछ भागों पर मानव की वैज्ञानिक प्रगति को प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। इसके बाद है जिस प्रकार निश्चयवादी विचारधारा के समर्थकों ने प्राकृतिक वातावरण की सार्वभौमिक सत्ता को महत्व प्रदान किया, उसी प्रकार संभववादी विचारधारा के समर्थकों ने मानवीय क्रियाकलापों और मानव के द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य को महत्व प्रदान किया है। ठीक है। देखिए, हम पढ़ते हैं सभी लाइन बाय लाइन है, लेकिन हम आपको उस बात पर ही फोकस करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है। तो इसलिए ये नहीं समझेगा कि सीधे हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद है आपको संभववादी विचारधारा के समर्थकों ने मानव वातावरण संबंधों में मानव द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण और मानव द्वारा प्रकृति पर विजय के स्थान पर मानव को सर्वत्र छांट की सुविधा जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। चलते हैं हम लोग आगे। संभववाद की विचारधारा को सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेवरे ने किया है। अगर आपसे पूछे कि संभववाद, कौन सा वाद? संभववाद की विचारधारा जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, तो आप बोलिएगा लुसियन फेवरे के द्वारा। किसके द्वारा? लुसियन फेवरे के द्वारा। और जानते हैं वो जो लुसियन फेवरे है वो फ्रांस का फ्रांसीसी इतिहासकार था। कौन था? फ्रांसीसी इतिहासकार था। ठीक है। लुसियन फेवरे, क्या नाम है? लुसियन फेवरे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, बोलिएगा जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। फिर से बोलिए, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जो है संभववाद की विचारधारा का सबसे पहले प्रतिपादन किया है। इसके बाद है इन्होंने 1925 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। किसका प्रतिपादन? संभववाद का प्रतिपादन। बाद में ब्लाश, ब्रुन्स, डिमांजिया जैसे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं और ईसा वोमेन, कार्ल सावर जैसे अमेरिकन विद्वानों ने इस विचारधारा को विकसित किया। कहने का मतलब संभववाद के बारे में सबसे पहले बताने का काम लुसियन फेवरे किया है, जो कि फ्रांसीसी
इतिहासकार था। लेकिन इसके बारे में यानी कि संभववाद के बारे में जो है लूसियन ब्लास, इसके बाद आपको जो है ब्रुन्स, डिमांजिया जैसे और भी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने इस पर विचार व्यक्त किया है। बात यहाँ तक समझ में आया। किस विचारधारा के बारे में अभी हम लोग संभववाद की विचारधारा सबसे पहले किसने दिया है? लूसियन फेवरे ने। कहाँ के इतिहासकार थे? फ्रांस के थे। चलिए आगे है। फेवरे के अनुसार कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। कहते हैं कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र मतलब सभी जगह संभावनाएं हैं, तथा मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके उपयोग का निर्णय करता होता है। ठीक है, तो इस कथन को उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। कहता है कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, जबकि सभी जगह पर संभावनाएं हैं। यानी कि संभववाद में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी खराब पदार्थ है, अब उस खराब पदार्थ को आप अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको आप कोई ना कोई पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो इसका मतलब आप कोई भी पदार्थ से संभावना रखते हैं ना कि इससे कुछ न कुछ जरूरी चीज बन सकता है, तो वही उसी को कहा गया है संभववाद। बात क्लियर हुआ कि नहीं? आगे है मानव इन संभावनाओं का स्वामी है। यानी कि फेवरे कहता है कि जितने भी संभावनाएं हैं उस सभी संभावनाओं को संभव कौन करता है? मानव। तो संभावनाओं का स्वामी किसको माना जाएगा? मानव को। तो वही बात लिखा है कि संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके उपयोग का निर्णय करता भी वही है कि आप किसी भी वस्तुओं, खराब वस्तुओं को अच्छा बना करके कैसे उसका उपयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये था फेवरे के अनुसार। ठीक है, आगे है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डा ब्लास। पूरा नाम क्या है? विडाल डी ला ब्लास, अलग अलग बोलेगा, विडाल डी ला ब्लास। बिल्कुल। तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास को भौगोलिक अध्ययनों में संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, भौगोलिक अध्ययनों में संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। यानी कि अभी जस्ट आप पढ़े थे कि संभववादी विचारधारा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? लूसियन फेवरे के द्वारा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है विडाल डी ब्लास, इनको भी संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। चलिए आगे है। ब्लास मानव को एक सक्रिय भौगोलिक कारक मानते हुए लिखते हैं कि प्राकृतिक वातावरण मानव और अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। मतलब प्रकृति से बहुत सारी संभावनाएं हैं और हम लोग प्रकृति से ही ना बहुत कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो इसलिए प्रकृति से आपको बहुत सारी अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। मानव उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार इसका उपयोग करता है। प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं, आप उसका, अब मान लीजिए कि पेड़ से कुछ लोग पेड़ को काट करके अपना जलावन के रूप में उपयोग करेगा, कुछ लोग फर्नीचर के रूप में उपयोग करेगा, नहीं तो वहीं पर कुछ लोग जो है व्यापार करने के लिए उपयोग करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रकृति से बहुत सारी संभावनाएं हैं और लोग इसका उपयोग किस तरह से करेगा यह मानव पर निर्भर करता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये कौन कहा? तो विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास। और ये विडाल डी ला ब्लास कहाँ के थे? फ्रांसीसी के भूगोलवेत्ता थे। आगे है ब्लास मानव को, ये क्लियर हो गया। चलिए, इसी संदर्भ में एक अन्य स्थान पर ब्लास ने लिखा है कि प्राकृतिक वातावरण में अनेक संभावनाएं विद्यमान रहती है तथा इन संभावनाओं का उपयोग पूर्णतया मानवीय चयन पर निर्भर करता है। तो ये भी वही बात कहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ब्लास क्या लिखा है कि प्राकृतिक वातावरण में अनेक संभावनाएं विद्यमान रहती है। विद्यमान मतलब उपस्थित रहती है। प्रकृति में, वातावरण में बहुत सारी संभावनाएं उपस्थित रहती है, लेकिन इन संभावनाओं का उपयोग पूर्णतया मतलब पूर्ण रूप से मानवीय चयन पर निर्भर करता है। मतलब मानव उसका सिलेक्शन कैसे करेगा, मानव उसका चयन कैसे करेगा, उस पर निर्भर करता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए। क्लियर हो गया? चलिए मानव वातावरण संबंधों में प्रकृति की भूमिका उल्लेख करते हुए ब्लास लिखते हैं। चलिए, प्रकृति कभी सुझाव दे सकती है तो कभी प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन प्रकृति मानव के लिए कभी भी एक सलाहकार से अधिक नहीं रही है। चलिए, दूसरा है नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है, प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा रहने की संभावना रहता है। रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद, जिसको नव निश्चयवाद भी कहा जाता है। ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म।
नव निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक अमेरिकन भूगोलवेत्ता, कहाँ के भूगोलवेत्ता? अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर हैं। अब याद रखिएगा कि रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर है। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। और ये ग्रिफिथ टेलर कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिकन के भूगोलवेत्ता थे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। आगे चलिए, इन्होंने इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद क्या कहा है? वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा है। इसको रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा है। क्या कहा है? वैज्ञानिक निश्चयवाद और रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा है। टेलर की यह संकल्पना पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच एक मध्यम मार्ग प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न जो बन रहा है बहुत ही अच्छा बन रहा है। सबसे पहले नव निश्चयवाद, और नव निश्चयवाद को ही हम लोग कहते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। क्या कहते हैं? रुको और जाओ निश्चयवाद। ठीक है, तो यह जो है इस सिद्धांत के प्रतिपादक, इस विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता जिसका नाम है ग्रिफिथ टेलर। बात समझ में? और आपसे पूछे कि बताइए कि नव निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। अगर इस तरह से पूछे कि रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। बात बराबर है। तो यहाँ से 2 प्रश्न हम लोग सीखे, और तीसरा प्रश्न ये सीखे कि ये जो ग्रिफिथ टेलर था वो कहाँ का वैज्ञानिक था? अमेरिका का भूगोलवेत्ता था। अमेरिका का भूगोलवेत्ता था। आगे चलिए, टेलर की यह संकल्पना पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच एक मध्यम मार्ग प्रस्तुत करती है। आइए, इसके बाद है इस विचारधारा में यह माना जाता है कि मानव, चलिए, इस विचारधारा में यह माना जाता है कि मानव के समक्ष का मतलब मानव के सामने प्रकृति ने कुछ सीमाएं निर्मित की है। मानव यदि अपना सर्वांगीण विकास चाहता है तो प्रकृति की इन सीमाओं का अतिक्रमण न कर सीमाओं के अंदर ही बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेने चाहिए। मतलब कह रहा है कि आप जो है सो कोई भी छेड़छाड़ करते हैं प्रकृति के साथ तो आप सीमा में कीजिए। सीमा का मतलब लिमिट में कीजिए। सीमा में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो है सो फिर क्या हो जाएंगे? असंतुलित हो जाएंगे। देखिए लाइन पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा लाइन है। मानव यदि अपना सर्वांगीण विकास चाहता है, सर्वांगीण विकास मतलब अपना हर क्षेत्र में विकास करना चाहता है। सर्वांगीण का मतलब हर क्षेत्र में यदि विकास करना चाहता है तो इसके लिए प्रकृति कि इन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना होगा। मतलब आप जो है प्रकृति पर ज्यादा आक्रमण नहीं कीजिए। ठीक है, सीमाओं के अंदर ही बुद्धिमत्ता पूर्ण रूप से जो है आप निर्णय लीजिए। वास्तव में न तो प्रकृति का ही मानव पर पूर्ण नियंत्रण है। सही बात है, प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। हम लोग पेड़ को क्या करते हैं? काट देते हैं। अगर कंट्रोल रहता, पेड़ को कंट्रोल रहता अपने सब पर, तो पेड़ अपने आप को काटने से रोकता। तो यानी कि प्रकृति को मानव पर कंट्रोल है? नहीं। प्रकृति के हाथ में कंट्रोलिंग पावर है अपने सब के लिए? नहीं है। तो वही बात कर रहा है कि वास्तव में न तो प्रकृति का ही मानव पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मानव का प्रकृति पर नियंत्रण है। जलजला आता है, भूकंप आता है, क्या आप उसको रोक देते हैं? नहीं। वर्षा आता है, क्या आप उसको रोक देते हैं? हवा बहती है, रोक देते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा होता है, उसको कम कर देते हैं। तो जिस तरह से आपका नियंत्रण प्रकृति पर नहीं है, ठीक उसी तरह से प्रकृति के द्वारा आप पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। वही बात यहाँ पर लिखा है। ठीक है, दोनों का एक सक्रिय क्रियात्मक अंतर संबंध है। हम बताए थे अंतर संबंध का मतलब, अंतर संबंध का मतलब जो है सो आपसी संबंध, आपसी घनिष्ठ। बात समझ में आ रहा है ना? तो दोनों का एक सक्रिय क्रियात्मक अंतर संबंध है। इसका चलिए ग्रिफिथ टेलर के बारे में कुछ और भी हम जानते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी में नवनिश्चयवादी विचारधारा का उल्लेख करते हुए कहा है कि मानव किसी देश के विकास को तीव्र, ध्यान दीजिएगा, मानव किसी देश के विकास को तीव्र, कम या रोक सकता है। अगर कोई देश बहुत कम विकास कर रहा है, आप उसको खूब तेजी से विकास करवाना चाहते हैं, तो किसके हाथ में है? मानव के हाथ में। अगर आप विकास को रोकना चाहते हैं तो भी मानव के हाथ में। अगर आप कम करना चाहते हैं विकास को, वो भी मानव के हाथ में है। लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के द्वारा निर्देशित दिशा से
नहीं हटना चाहिए। अगर वो बुद्धिमान है तो प्रकृति के जो भी प्रकृति के लिए जो आपको अच्छा है, जिससे कि प्रकृति आपका वातावरण पर्यावरण जो संतुलित नहीं हो, तो आप इस तरह से यदि करते हैं तो आपका हर क्षेत्र में क्या होगा, विकास होगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि मानव यदि सर्वांगीण विकास करना चाहता है तो उसको ज्योग्राफी का अध्ययन करना होगा और प्रकृति से लिमिट में ही छेड़छाड़ करना होगा। अब अभी देख लीजिए, सूरज पर चला गया, चंद्रमा पर चला गया, वहां पर चंद्रमा पर जाकर के जमीन खरीद रहा है, नहीं, प्रकृति से कितना बड़ा खेल खेल रहा है कि नहीं, जिसके कारण हम लोग गर्मी में तपस रहे हैं, जल रहे हैं, बर्फे खूब होता है तो खूब होता है। चलिए, टेलर के अनुसार मानव एक महानगर के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक का मतलब क्या होता है बताइए? ट्रैफिक का मतलब होता है यातायात। क्या होता है? यातायात। लेकिन सभी लोग बोलता है ट्रैफिक जाम, मतलब यातायात होता है। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? यातायात। ट्रैफिक का एक सिपाही जो ट्रैफिक की प्रक्रिया की गति को मंद या तीव्र कर सकता है, किंतु उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता। यही वाक्यांश टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद के भौगोलिक दर्शन को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। रुको और जाओ, ये जो है आपको किसने दिया है? टेलर ने दिया है। किसने दिया ये सिद्धांत? यह विचारधारा आपको टेलर ने दिया है। हम सभी जानते हैं कि नगर में यातायात के नियंत्रण हेतु लाल, पीली और हरी बत्तियां लगी होती है। आप यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यातायात के लिए, ट्रैफिक के लिए सड़क पर कितनी प्रकार की बत्ती रहता है? 3 प्रकार। आप रेलवे स्टेशन पर भी देखे होंगे, कितने प्रकार की बत्ती देखे थे? लाल, पीली और हरी रहती है। लाल देखे थे और पीली देखे थे और हरी देखे थे। तो अब ये बता सकते हैं कि लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? खतरा का निर्देश। बिल्कुल, लाल बत्ती का मतलब गाड़ी आगे, लाइन क्लियर नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते हैं। नहीं, सभी जानते हैं कि नगर में यातायात के नियंत्रण हेतु लाल, पीली और हरी बत्तियां लगी होती है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको, पीली बत्ती का अर्थ है जाने के लिए तैयार रहो। ठीक है ना? पीली बत्ती का अर्थ क्या है? जाने के लिए तैयार। जब पीली बत्ती जल गई तो इसका मतलब फटाफट तैयार हो जाएगा। ट्रेन से नीचे उतरे हुए हैं 5 मिनट करने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए, तो आप फटाफट से ट्रेन में चढ़ जाइए अगर पीली बत्ती हो गई तो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, इसका अर्थ है कि हरी बत्ती का अर्थ है कि आप जाइए। हरी बत्ती हो गई तो मतलब गाड़ी खुल गई, गाड़ी खुल गई। बात को समझे कि नहीं समझे? बताइए एक बार फटाफट से कि ट्रैफिक यातायात के अंतर्गत सड़क पर कितनी प्रकार की बत्ती होती है और उसमें वो क्या क्या निर्देशित करता है? फटाफट से। लाल निर्देशित करते हैं कि अभी मत जाओ, लाल निर्देशित करता है कि आप रुकिए, और पीली निर्देशित करता है कि आप तैयार हो जाइए, हरा करता है जाओ। बात समझ गए ना? तो इसे ही कहते हैं रुको और जाओ का सिद्धांत, विचारधारा, जो कि एडवर्ड टेलर के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल। चलिए, इसके बाद है इसी उदाहरण को दृष्टिगत रखते हुए, यानी कि इस उदाहरण पर नजर रखते हुए, दृष्टिगत का मतलब नजर रखना, इस पर नजर रखते हुए नव निश्चयवाद की विचारधारा यह दर्शाती है कि न तो यहाँ मानव को प्रकृति का दास रहने की आवश्यकता है। मानव जो है हमेशा प्रकृति का दास मतलब सेवक बन के रहेगा? नहीं रहेगा। पर्यावरण निश्चयवाद और न ही यहाँ पूर्ण मानवीय स्वतंत्रता की दशा है। दूसरे शब्दों में यह विचारधारा यह बताती है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगर ट्रैफिक की बात हम लोग मानते हैं तभी तो हम लोग खतरे से बच जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो है नव निश्चयवाद के सिद्धांत जो दिए हैं रुको और जाओ, किसने दिए हैं? ग्रिफिथ टेलर जी। एडवर्ड टेलर, ग्रिफिथ टेलर बराबर है। तो ग्रिफिथ टेलर जी कहते हैं कि जिस तरह से ट्रैफिक में 3 प्रकार की बत्ती लगी होती है, लाल का मतलब रुको, पीला का मतलब तैयार हो जाओ जाने के लिए, और हरा का मतलब जाओ, ठीक उसी तरह से हमको प्रकृति के नियम का पालन यदि करते हैं, नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? रुको और जाओ। बात समझ पकड़िए थोड़ा। ये सिद्धांत रुको और जाओ मतलब ये रुको और जाओ किस पर? ये कौन सा उदाहरण लेकर के स्पष्ट किया है? ट्रैफिक बत्ती पर। जिस तरह से ट्रैफिक बत्ती में लाल, पीली और हरी बत्ती होती है, ठीक उसी तरह से कह रहा है कि आप प्रकृति के नियम को पालन कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए, तो कभी भी आपको खतरा नहीं होगा, जिस तरह से ट्रैफिक में कोई खतरा नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? तो इस सिद्धांत को ही कहा गया है रुको और जाओ।
मामला क्लियर है यहाँ तक? चलिए, दास का मतलब क्या होता है बताइए? दास का मतलब सेवक होता है। क्या होता है? सेवक। दूसरे शब्दों में यह विचारधारा यह बताती है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि आप प्रकृति के नियम को पालन करेंगे, है ना, प्रकृति के नियम का पालन करेंगे तो आप प्रकृति पर विजय पा सकते हैं। जिस तरह से ट्रैफिक में कोई खतरा नहीं होता है। वस्तुतः मानव को अपने क्रियाकलापों को उन सीमाओं में रखना चाहिए जहां तक पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। मतलब मानव को जो है उसी उतना ही लिमिट में रहना चाहिए जिससे कि पर्यावरण असंतुलित नहीं हो, है ना। उन सीमाओं में मानव द्वारा संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सके, साथ ही उस सीमा में मानव के विकास की तीव्र रफ्तार किसी प्रकार की दुर्घटना से मुक्त हो। तो कहने का मतलब ये रुको और जाओ सिद्धांत हम बहुत ही अच्छा सिद्धांत मानते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत का वेरीफाई, इस सिद्धांत को प्रूफ जो किया है किसको लेकर के? ट्रैफिक बत्ती को लेकर के। और बहुत आसानी से आपको भी समझ में आ गया होगा कि रुको और जाओ का मतलब यह है कि यदि प्रकृति आपको कहता है, इशारा करता है कि आप रुकिए, आप इस तरह से नहीं कीजिए, तो आप उसके बातों को समझिए, उसकी बातों को आप मानिए। बात समझ में आना? ये बात कर रहा है। तो बताइए कि रुको और जाओ नवनिश्चयवाद का विचारधारा किसने दिया? एडवर्ड टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर भी याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद है वर्तमान विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण को जिस तीव्र गति से विदोहन किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है, विदोहन बहुत ही अच्छा वर्ड है, जरा ध्यान दीजिए। आज विश्व जो है विकसित हो गया है और कुछ क्षेत्र जो है सो विकासशील है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित अभी नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लोग जो है ना प्रकृति के साथ एकदम अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिट में नहीं, अनलिमिटेड विदोहन कर रहा है। विदोहन का मतलब जिस तरह से भैंस को आप केवल दूधते जाइए, खाना खर्चा देवे नहीं कीजिए, भैंस के साथ क्या होगा? मर जाएगी। वही बात है, हम लोग प्रकृति को अपने देश के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए हम प्रकृति से इतना छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति को इतना हम विदोहन करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना कि इसका उल्टा असर हम लोगों को पड़ेगा फिर बाद में, और पड़ रहा है। आज इतना टेम्परेचर हो गया है, क्यों हो गया? वही सब कारण है। चलिए, तो ये लाइन फिर से समझिए, समझ में आएगा कि वर्तमान विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण की जिस तीव्र गति से विदोहन हो रहा है, उसने मानवीय अस्तित्व को चुनौती देने वाली हरितगृह प्रभाव, यही बात है। देखिए, अभी जो धूप इतना हो रहा है किसके कारण से? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण से, यानी कि हरितगृह प्रभाव के कारण से, और ओजोन परत के कारण से। पढ़े होंगे आप लोग, ओजोन परत जो पृथ्वी पर डायरेक्ट अगर आने लगे तो पेड़ पौधा सब क्या होगा? जल्दी नष्ट हो जाएगा। नहीं, पढ़ाए थे आपको साइंस में। और साथ में त्वचा कैंसर होने की संभावना हो जाएगी, वर्षा नहीं होगा, पूरा ये जल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ओजोन परत जो आपका क्षय हो रहा है धीरे धीरे, उसमें किसका हाथ है? मानव का हाथ है। मानव का हाथ है। लेकिन मानव इस बात को समझ रहा है? नहीं समझ रहा है। अनलिमिट जो है सो मतलब बदमाशी कर रहा है प्रकृति के साथ। ओजोन परत में छिद्र होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप जो साबुन और सर्फ यूज करते हैं और शेविंग क्रीम जो लोग यूज करता है दाढ़ी बनाते समय, उसका जो फेन होता है ना, उस फेन से आपको पराबैंगनी किरणों को प्रभावित पहुंचती है, ओजोन परत को प्रभावित करती है, और उसमें छिद्र धीरे धीरे होता जा रहा है। क्या? बिना साबुन का कपड़ा धोया तो वही ना, तो मतलब पहले ऐसा था? पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अब विकसित हुआ टेक्नोलॉजी तो इतना ज्यादा विकसित हो गया कि हम लोग प्रकृति को असंतुलित करते जा रहे हैं। वही बात, विदोहन हो रहा है उसका। चलिए, तो ओजोन परत का क्षय हो रहा है। अभी जस्ट चर्चा किए भूमंडलीय तापन, अभी जस्ट बताए थे ना टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। भूमंडलीय तापन, सिकुड़ती हिमनद। हिमनद का मतलब क्या होता है बताइए? हिमनद, हिम का मतलब होता है बर्फ। मतलब होता है बर्फ। बात समझ, मतलब कि समझिए कि बर्फीला पहाड़ जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है ना। निम्नीकृत भूमि, निम्नीकृत का मतलब भूमि अब उपजाऊ जो है ना अपना शक्ति छोड़ रही है, खत्म करती जा रही है। हम इस बार देते हैं 1 किलो खाद, तो अगली बार 1.5 किलो खाद देना पड़ता है उपज को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब है कि भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? निम्नीकरण। बिल्कुल, उनके अनेक गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे रहा है। तो बताइए, ये ओजोन परत का जो विदोहन हो रहा है उससे क्या क्या उत्पन्न हो रहा है? हरितगृह
प्रभाव, ओजोन परत का क्षय होना, भूमंडलीय तापन, सिकुड़ता हुआ हिमनद और निम्नीकृत भूमि। गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया। टेलर द्वारा प्रस्तुत नव निश्चयवादी संकल्पना मानव तथा प्रकृति के अंतर संबंधों में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास से संबंधित है और इसीलिए रुको और जाओ का सिद्धांत बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, क्योंकि इसमें जो है मानव के बीच में, किसके बीच में, मानव के बीच में और प्रकृति के बीच में जो अंतर संबंध है वह संबंध आपको बरकरार रखने का काम किया है। इनके विचारधारा को यदि पढ़ें तो आप शायद प्रकृति के बारे में कुछ न कुछ जरूर अच्छा सोचेंगे और जिससे आपका पर्यावरण क्या होगा, संतुलित होगा। अगले क्लास में हम लोग मानव भूगोल की नवीन विचारधाराओं को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग जितना हम पढ़ाए हैं ये किताब खरीद करके, जिसके पास ये बुक अवेलेबल नहीं हो, किताब खरीद करके इसके बाद जो है आप उसका अध्ययन करेंगे। पहले हमारे बातों को समझेंगे, फिर उसका अध्ययन करेंगे, इसके बाद भली बातें समझ जाएंगे। हम उस बातों पर ही फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम की व्यू से महत्वपूर्ण बात समझ रहे हैं ना। तो इसको याद रखना है। आज हम पढ़े थे मानव का प्राकृतिकरण। बताइए कि मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है। तो आप देखे थे कि जब मानव जो है अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति की ओर भागता है, प्रकृति की ओर निर्भर रहता है, प्रकृति पर आश्रित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मानव का प्राकृतिकरण। और यदि मानव जो है प्रकृति को छोड़कर टेक्नोलॉजी की तरफ भागता है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रकृति का मानवीकरण। क्या कहेंगे, प्रकृति का मानवीकरण कहेंगे। इसके बाद हम देखे थे कि संभववाद की विचारधारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, तो लुसियन फेब्रे के द्वारा। किसके द्वारा, लुसियन फेब्रे के। और इसके एक पुस्तक का नाम है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। क्या नाम है, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, जो कि 1925 में यह विचारधारा दिया गया। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी नहीं